इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द ऑप्टिकल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो समझे, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बोला है उसने इस बार, तो स्फेरिकल मिरर बोला है तो पहला स्टेप तो हम हमेशा क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं। अब उसने स्फेरिकल मिरर बोल दिया तो ये तो गड़बड़ हो गया, यानी कि हम मिरर नहीं बना पाएंगे। बट हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑप्टिकल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो यानी आपको u का न्यूमेरिकल वैल्यू तो 20 दे रखा है, 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इफ द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो इमेज रियल है ये आपको बता दिया, तो इमेज इज रियल। अगर इमेज रियल है तो इसका मतलब है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो इधर इमेज बनी, कॉनकेव मिरर होता तो भी इधर इमेज बनी। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे नहीं रखा है, तो क्योंकि उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो प्लेस्ड का मतलब है कि वो रियल ऑब्जेक्ट होगा पक्का। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वो भी पक्का मिरर के सामने ही रखा जाएगा, चाहे वो कैसा भी मिरर हो। तो अगर वो मिरर के सामने रखा गया, दोनों में से कोई भी मिरर हो, अगर वो मिरर के सामने रखा गया है तो फिर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगा। तो इसका मतलब हम इस डायरेक्शन को +x बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी केस हो, हमें नहीं पता, वो तो हम पता करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमने क्या बोला, अपने को एक बात क्लियर हो गई कि u का वैल्यू भी -20 होगा और v का वैल्यू भी माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 30, -30 हो जाएगा। दोनों ही नेगेटिव होंगे क्योंकि इमेज भी रियल है, ऑब्जेक्ट भी रियल है, दोनों ही चीज़ें। अच्छा, अब अपने को f निकालना है, तो f का वैल्यू तो सीधा सीधा क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, मिरर फॉर्मूला होता है ये, यूज़ कर लिया। तो यहाँ से एलसीएम लेने पे f का वैल्यू आएगा uv/u + v। मैंने एलसीएम लेके फटाफट रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब वैल्यू डाल देते हैं। आप चाहते तो पहले भी डाल सकते थे, -20, v का वैल्यू -30 अपॉन -20 प्लस ब्रैकेट, देखो बार बार लगा रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, ब्रैकेट लगाने बहुत बहुत ज़रूरी है। ऊपर हो गया 600, नीचे बचा माइनस का 50, तो आंसर आया -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ आ गई -12 सेंटीमीटर। और याद रखना बेटा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप सोचें बेटा, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो इधर फोकल लेंथ आती, यानी कि वो पॉजिटिव आती, और अगर इधर आ रही है फोकल लेंथ, इसका मतलब है कि वो कॉनकेव मिरर है। तो हमेशा ये वाली बात याद रखनी है, नोट। ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, इस कलर से। ठीक है, नोट नंबर 1, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव को पूरा ही लिख देते हैं, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव कैसे पता चला, वो यहाँ पे इस फिगर को देखें। अगर राइट हैंड साइड पे फोकस होता तो फोकस पॉजिटिव आता, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस आएगा तो फोकस नेगेटिव आएगा हमेशा। तो इसलिए ये वाली बात हमेशा ही ट्रू है, थंब रूल की तरह याद कर लो। तो हमें पता चला कि फोकल लेंथ आ गई नेगेटिव। तो उसने क्वेश्चन में हमसे ये क्या पूछा था कि ऑल्सो फोकल लेंथ निकालो, और ऑल्सो उसने पूछा प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द मिरर। तो अगर हमें पता चल गया कि फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव आते ही हमें क्या पता चला कि मिरर का नेचर क्या है, कॉनकेव। दिस इज द नेचर ऑफ मिरर। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई है। तो थंब रूल की तरह याद कर लो,
फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब कॉनकेव मिरर मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव उसका मतलब कॉनकेव मिरर। तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ऑप्टिकल पावर ऑफ अ मिरर। तो सबसे पहले फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख लेते हैं। ऑप्टिकल पावर को डिफाइन किया है 1 अपॉन फोकल लेंथ का नेगेटिव, यानी -1 अपॉन एफ। यहाँ पे एफ क्या है, एफ इज फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस, ठीक है। और बेटा पावर का, बिकॉज अपने को पता है कि फोकल लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर या मीटर होता है, तो हमें जब भी पावर डिफाइन करनी है तो फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में लेना है। तो क्या बोला मैंने, इन दी फॉर्मूला ऑफ पावर, ये जो -1 अपॉन एफ आया यहाँ पे एफ हमेशा यानी फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेना है। अगर मीटर में लेंगे तभी इसका यूनिट जो आएगा वो डायोप्टर आएगा, ठीक है। डायोप्टर इसका यूनिट होता है, दिस इज द यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि मेरे चश्मे की पावर -3 है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी चश्मे की पावर -3 डायोप्टर है, ठीक है। अगर किसी ने बोला मेरे चश्मे की पावर 5 है, तो उसका मतलब है कि चश्मे की पावर 5 डायोप्टर है, ठीक है। और एक डायोप्टर कितना होता है, 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये डायोप्टर यूनिट सिर्फ ऑप्टिक्स में डिफाइंड है, ठीक है। उसके अलावा आप पावर की यूनिट यूज़ करोगे तो वो एनर्जी से रिलेटेड होगी, वो यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। जूल्स वाली वो यहाँ पे नहीं लगेगी, वाट होती है जनरली पावर की यूनिट, वो यहाँ नहीं लगेगी, ठीक है, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्टिकल पावर की बात कर रहे हैं, चश्मे की पावर, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, जैसे यू दे दिया, वी दे दिया, और पहले एफ पूछ रहे थे, अब आपसे पी पूछ लिया, तो पहले एफ निकालो, उसका रेसिप्रोकल करके एक माइनस लगा दो, इतना ही करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरह के क्वेश्चन है। मान लिया अगर किसी ने बोला एक चश्मे का, किसी के गोगल्स का पावर फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ये फोकल लेंथ इतना है तो उसका पावर कितना होगा, तो मैं बोलूँगा पावर विल बी इक्वल टू -1 अपॉन एफ। तो मेरा आंसर हो जाएगा -1 अपॉन -5 यानी कि 1/5 डायोप्टर, सही है, 1/5 डायोप्टर। और ये आंसर हो गया गलत। क्यों हो गया गलत, अभी बताया कि जब भी पावर निकालना है तो फोकल लेंथ का यूनिट जो यूज़ करना है वो मीटर यूज़ करना है, तो सेंटीमीटर जिसने यूज़ कर लिया उसका आंसर हो गया गलत। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, -1 अपॉन, पहले तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो आएगा 100 से डिवाइड कर दो -0.05। एक माइनस फॉर्मूला में होता है, एक माइनस फोकल लेंथ से आया, तो दोनों माइनस मिलके कट गए, तो अपने पास क्या बचा 100 अपॉन 5, एक डेसिमल से ऊपर काट के 2 जीरोज भेज दी, तो अपने पास बचा 100 अपॉन 5। तो आंसर आया 20 डायोप्टर। डायोप्टर को शॉर्टकट में डी लिख देते हैं, कैपिटल डी। तो ये उस चश्मे की पावर है, +20 डायोप्टर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ गई। क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। अ वुमेन इज डूइंग मेकअप बाई लुकिंग इनटू ए कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले जैसे ही इतनी बात बोली बेटा, फिगर बना लो साइड में, ये लो साइड में बनाते हैं थोड़ा, कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है। ऑफ अननोन फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो बेटा पता करनी है। हर फेस इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब पक्का रियली होगी ना औरत, ऐसा तो नहीं हो सकता कि औरत मिरर के पीछे होगी, मिरर के सामने ही है। अगर सामने है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो मान लिया कि ये उसका फेस है औरत का, ठीक है। अगर ये उसका फेस है, ये जो एरो से बनाया ये उसका फेस है मान लिया,
ठीक है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है वही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब ये 0 0 है, तो यू पक्का नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यू जो होता है ये वाली डायरेक्शन में होता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमने क्या बोला, u का वैल्यू कितना हो गया, -30। सेंटीमीटर में है सारी यूनिट, तो हम सेंटीमीटर वगैरह नहीं लगाएंगे। इमेज इज 1.5 टाइम्स लार्जर, फाइंड द ऑप्टिकल पावर ऑफ द मिरर। ठीक है, इमेज इज 1.5 टाइम्स लार्जर। अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन गलत जगह बन गया। एक सेकेंड, अभी आपको मैग्नीफिकेशन नहीं पता, तो एक बार के लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फाइंड द ऑप्टिकल पावर ऑफ द मिरर, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया हमने। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो हमने क्या बोला, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो बिहाइंड द मिरर है, तो इस डायरेक्शन में v पॉजिटिव होता है, तो v का वैल्यू हो गया +60। ऑप्टिकल पावर निकालनी है, फटाफट f का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, f का फॉर्मूला uv अपॉन u प्लस वी आएगा, uv अपॉन u प्लस वी। कौन सा फॉर्मूला, ये फटाफट से एलसीएम लिया मैंने इस फॉर्मूला से, जल्दी एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लिया तो ये आ गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, u का वैल्यू डाले -30, v का वैल्यू डाले 60, -30 + 60। ठीक है, ये पॉजिटिव था तो ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो आप। ये बन गया -1800 डिवाइडेड बाई प्लस का 30, 0 से 0 गया तो बचा कितना, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आया -60 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब पूछा क्या था, आंसर ये नहीं हुआ। अच्छा, पूछा था आपसे पावर, तो पावर पूछी थी, तो पावर हो जाएगी -1/f। तो आपका आंसर हो जाएगा -1 अपॉन -60। गलत हो गया, सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से और डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो आपके पास बचेगा 10/6, यानी कि 5/3, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.66 या 1.67 भी बोल सकते हो डायोप्टर। ये आपकी पावर हो गई चश्मे की, मिरर की, चश्मे की नहीं, मिरर की पावर हो गई है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ पावर 10 डायोप्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, फिगर बनाना है। अ रोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाया। रोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, तो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग है, तो रोड का रंग बदल देते हैं, कलर चेंज, ये बन गया रोड हमारा। लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला है, अलोंग द एक्सिस पड़ी है, अलोंग द एक्सिस रख दिया। मिरर की पावर आपको दे रखी है, पावर देने का क्या मतलब हुआ बेटा, पावर देने का मतलब आपको f दे दिया। अगर p बराबर -1/f होता है तो f बराबर -1/p होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1/10। फटाफट से आया -0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फोकल लेंथ दे दी -10, पावर 10 डायोप्टर से फटाफट से हमने फोकल लेंथ निकाली, क्योंकि अभी फॉर्मूला में तो फोकल लेंथ ही यूज करेंगे ना। अच्छा, आगे देखते हैं। इन सच ए वे दैट द एंड फार्दर फ्रॉम द पोल इज 15 सेंटीमीटर अवे, तो ये वाला एंड जो है ये 15 सेंटीमीटर दूर है। अब क्या बोला उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। तो बेटा अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि दोनों एंड का अलग अलग इमेज बना देंगे। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। पॉइंट ए का इमेज अलग बना देंगे ए डैश, पॉइंट बी का इमेज अलग बना देंगे बी डैश। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो अपने आप इमेज का लेंथ हो जाएगा। तो पहले तो पॉइंट ए का इमेज बनाते हैं बेटा।
तो ए के लिए यू का काम करेगा, उसको लिख देते हैं यू ए, यानी कि -15। ठीक है, माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये वाली डायरेक्शन प्लस एक्स है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट रियल है तो इंसिडेंट रे इधर जाएगी। ठीक है, फिर यू ए का वैल्यू पता चल गया, एफ का वैल्यू बदलेगा नहीं, -10 दे रखा है। फिर वी ए का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से, तो वी ए का वैल्यू आएगा यू ए एफ अपॉन यू ए माइनस एफ। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू डाली, -15 -10 अपॉन -15, माइनस माइनस मिलके ब्रैकेट -10, ये मिलके +10 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर तो हो गया, मल्टीप्लाई होगा नीचे जुड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जुड़ेगा। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना बचेगा? प्लस का 150 और नीचे बचेगा प्लस का 10 और माइनस का 15 मिलके -5। तो आपके पास कितना बचा? -30। तो वी ए का वैल्यू आ गया -30। ठीक है, इसी तरह से यू बी का वैल्यू कितना है? यू बी का वैल्यू, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 है और पूरा 15 है तो ये डिस्टेंस 10 हो जाएगा। तो यू बी हो गया -10। यू बी सॉरी, एफ़ का वैल्यू तो बदलेगा नहीं, एफ़ का वैल्यू तो वही रहेगा -10। ठीक है, तो फिर फटाफट से वी बी का फॉर्मूला लगाया, यानी बी का इमेज कहाँ बनेगा? वी बी का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बी। अच्छा, उसका फॉर्मूला लगाया तो यू बी इंटू एफ अपॉन यू बी माइनस एफ। यू बी का वैल्यू -10, एफ का वैल्यू भी -10, नीचे आएगा -10, इसका वैल्यू -10। तो ये तो क्या आया? बीच में माइनस था, तो देखना बेटा, ऊपर तो बन गया 100 और नीचे बन गया -10 + 10, ये तो बेटा 0 आ गया। तो ये तो हो गया इन्फिनिटी के पास 100/0 का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है बी का, और ए का इमेज बन रहा है -30 पे। तो क्या समझ में आया? अगर ये मिरर रखा हुआ है, ए का इमेज यहाँ बना -30 पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया ए डैश, और बी आ रहा है इन्फिनिटी पे बना बी डैश। तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द इमेज इज इन्फिनिटी। लेंथ ऑफ इमेज बराबर इन्फिनिटी। तो इमेज की लेंथ फाइनाइट आएगी ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को देखने का एक और अच्छा अप्रोच बताता हूँ आपको। ठीक है, एक शॉर्टकट अप्रोच बताता हूँ, ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया। ठीक है, वो अच्छा अप्रोच आप समझें ज़रा। ठीक है, वो नोटिस करने की बात है, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो फिर इस क्वेश्चन का। ठीक है, और मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि आप वही वाला अप्रोच यूज़ करें। सॉरी, तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? कॉनकेव मिरर, एफ आपने निकाल लिया था पावर से फटाफट, -10 आया था। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से, 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, नीचे बना देते हैं, 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से देखें ज़रा, आपको बोला गया था कि ये वाला एंड जो है ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है पोल से, तो ये वाला एंड पक्का 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो अब देखें फोकल लेंथ कितना है? -10, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट फोकस है। तो आप समझें कि अगर ये वाला एंड जो बी है वो फोकस पे रखा है और ए एंड कहीं भी हो, उसका इमेज, ए एंड का इमेज तो यहाँ कहीं बन जाएगा, मान लिया कहीं भी बन गया रियल, लेकिन बी का इमेज पक्का इन्फिनिटी पे जाएगा ही जाएगा। बी का इमेज पक्का इन्फिनिटी पे जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो रेज फोकस से निकलती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पैरेलल हो जाती हैं। किसके पैरेलल हो जाती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैं कितनी भी रेज चलाऊं बी से, वो सारी की सारी एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो मैंने अगर 2 रेज चलाई तो उनका कभी इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ रिफ्लेक्शन के बाद। क्या बोला मैंने? अगर मैंने बी से कोई 2 रेज चलाई तो वो दोनों ही रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो गई।
और अगर पैरेलल हो गई तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला पॉइंट इमेज होता है, वो कभी बनेगा नहीं। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे जाके कभी इंटरसेक्ट करेंगी यानी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे किसी फाइनाइट नंबर पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, तो हमें सिर्फ क्या देखा कि एक एंड फोकस पे पड़ा था तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा एक एंड तो पक्का इन्फिनिटी पे पहुंच ही रहा होगा, तो दूसरा एंड फाइनाइट पे पड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी लेंथ हो गया। तो सीधा सीधा शॉर्टकट हो गया ये। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, लेंथ इज इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है अगर किसी को नहीं पता तो। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल पावर। अभी तो मैंने आपको ये समझाया कि ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अब ऑप्टिकल पावर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है, ऑप्टिकल पावर का मीनिंग है, ऑप्टिकल पावर ऑफ ए मिरर इज द डिग्री टू विच इट कन्वर्जेज और डाइवर्जेज द लाइट। मतलब जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही ज़्यादा डाइवर्ज करेगी। यानी एक चीज़ देखना बेटा, अगर पावर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ पक्का छोटा होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी छोटा होगा। यानी अगर मिरर इस तरह का है या फिर इस तरह का है या फिर इस तरह का है या फिर फ्लैट है, आप सोचें ज़रा, इस वाले मिरर का अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं और इसका सर्कल कंप्लीट करूं और इसका सर्कल कंप्लीट करूं, तो देखो सर्कल बड़ा बड़ा होता जा रहा है और इसका तो सर्कल कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है। ठीक है, तो इसका अब सोचिए ज़रा, इसका फोकल लेंथ मान लिया f1 है, इस वाले का फोकल लेंथ मान लिया f2 है, इसका फोकल लेंथ मान लिया f3 है, इसका फोकल लेंथ मान लिया f4 है। तो आप सोचें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी बढ़ रहा है, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे फोकल लेंथ भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस डायरेक्शन में बढ़ने पे फोकल लेंथ का वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f1 का वैल्यू छोटा है f2 से, उसका वैल्यू छोटा है f3 से, उसका वैल्यू छोटा है f4 से। f4 का वैल्यू तो बेटा इन्फिनिटी हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का कभी सर्कल नहीं बनता। तो उसकी अगर मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो मैं बोलूँगा कि वो कौन से सर्कल का पार्ट होगा, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। मैं ऐसा बोलूँगा कि वो किसी इन्फाइनाइट रेडियस के सर्कल का पोर्शन होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर उसका फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी हो जाएगा पक्का। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो वैसे वैसे पावर कम होता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से देखें कि अगर मैं इस वाले मिरर की पावर को P1 सबसे पहले वाले, दूसरे वाले मिरर की पावर को P2, तीसरे वाले की पावर को P3 और चौथे वाले की पावर को P4 बोलूँ, तो यहाँ से पक्का इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला क्या था, P बराबर -1/f। तो एक बार के लिए माइनस को भूल जाएं। ठीक है, माइनस कॉनकेव और कॉन्वेक्स बताता है बस। ठीक है, एक बार के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें आप। तो अगर f बढ़ेगा तो p कम होगा, अगर f कम होगा तो p बढ़ेगा। तो यहाँ से f1 छोटा है तो इसका मतलब p1 सबसे बड़ा होगा, फिर p2 छोटा। ठीक है, इसका मतलब है कि फोकल लेंथ बढ़ने से पावर कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर पावर कम हो रही है इसका मतलब पावर, देखिए ऊपर ज़रा किसकी सबसे कम है, आप देखिए पावर सबसे कम आई है लास्ट वाले की P4। तो अगर लास्ट वाले की यानी स्ट्रेट लाइन जो आया, यानी कि फ्लैट जो मिरर हुआ, जितना ज़्यादा मिरर फ्लैट होता गया उतना ज़्यादा उसकी पावर कम होती गई। तो पावर क्या थी, उसकी रेज को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की पावर। अगर वो फ्लैट हो गया तो कन्वर्ज थोड़ी करेगा ना, वो डाइवर्ज करेगा, तो वो तो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, अब जैसे 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 आपने देखना ज़रा यहाँ पे, जैसे जैसे आपने सबसे छोटे मिरर की तरफ आए, ये जो सबसे पहला मिरर मैंने बनाया है, कलर चेंज बनाता हूँ, यहाँ पे अपने पास ये जो P1 पावर वाला मिरर है, आप सोचें कि इसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कर्व्ड है, तो सबसे ज़्यादा लाइट डेविएट और कन्वर्ज इसी से होगी।
है ना, सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस की पावर उसमें होगी जितना छोटा उसका रेडियस होगा, जितना छोटा रेडियस होगा उसका कर्व उतना ही स्ट्रांग होगा। समझ पा रहे हैं ये बात? जितना बड़ा रेडियस होगा उसका कर्व उतना छोटा होता चला जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। जितना कम फ्लैट होगा उतना ज़्यादा कर्व होगा। जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा मिरर उतनी ही ज़्यादा उसकी कन्वर्जेंस की पावर होगी या फिर डाइवर्जेंस की पावर होगी, है ना। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो तो कन्वर्ज करता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्ज करता है। तो हमने नोटिस भी करा था, है ना, जब हम फिगर बना रहे थे तो कॉनकेव मिरर के केस में तो रेस कैसे आ रही थी, आई और आई 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 पैरेलल आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे चली गई, है ना। कॉनकेव मिरर में तो ऐसा देखा था। और कॉन्वेक्स मिरर में आई 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 मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और दूर दूर भाग गई, ऐसे दूर दूर भाग गई और पीछे की तरफ डैश डॉटेड लाइन से जोड़ते थे हम ताकि फोकस मिल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक डाइवर्ज कर रहा है, एक कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है या फिर कितना कम डाइवर्ज कर रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका रेडियस कितना छोटा है, फोकल लेंथ कितना छोटा है और पावर कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही कम फोकल लेंथ होगा और जितना ही कम फोकल लेंथ होगा और उतना ही ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो पावर क्या है? जिस मिरर की पावर ज़्यादा होगी उसकी डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर किसी कॉनकेव मिरर की पावर बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे उसकी डाइवर्ज करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर की पावर बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे उसकी डाइवर्ज करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। पावर का मीनिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है जो पहले लिखा चुका हूँ मैं। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला दोबारा से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन में गलती से पहले आ गया था, बट हम कोई बात नहीं, अब इसको पढ़ लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हम लेटरल मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम मिरर्स के सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, तो उसका साइज़ छोटा या बड़ा बनेगा इमेज में, है ना। यानी उसका जो इमेज बनेगा उसका साइज़ हो सकता है उसी के बराबर आ जाए, हो सकता है उस इमेज का साइज़ उससे बड़ा आ जाए, हो सकता है उस इमेज का साइज़ उससे छोटा आ जाए। तो अगर मैं कौन से साइज़ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सिस के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइज यानी हाइट की बात करूं उसके, तो उस हाइट में कितना चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, हाइट में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की यूनिट लेंथ के हिसाब से कितना चेंज आया उसको हम लेटरल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। यानी लेटरल मैग्नीफिकेशन किसको बोला देखना ज़रा। मान लिया मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लिया h1 है, और अगर मैंने बोला इमेज का हाइट h2 आया, तो अब ये इमेज का हाइट दोनों ही कैसे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हैं। तो अगर मैं सिर्फ हाइट की बात कर रहा हूँ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको बोलते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है और उसका लेंथ चेंज हो जा रहा है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, वो कहीं भी बन रहा है, मैं एक बार के लिए ऐसे ही दिखा दिया, कहीं पे भी। ठीक है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो, मतलब एक बार के लिए मिरर भी नहीं दिखाया मैंने, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर L1 है, उसका लेंथ चेंज होके L2 हो गया, तो इस तरह जो मैग्नीफिकेशन हुआ एक्सिस के अलोंग, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। तो हमें ज़्यादातर सवाल जो आएंगे वो
लेटरल मैग्नीफिकेशन से आएंगे। लेटरल यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैग्नीफिकेशन होगा, ठीक है। तो अब उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे H1 H2 क्या है, वही वाले सिंबल H1 H2 विद साइन ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, विद साइन, मतलब ऊपर वाले को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे, जो हमने बोला मैग्नीफिकेशन होता है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको लेटरल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, बट उसको फॉर्मूला में लिखें कैसे, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या बोला कि H2 यानी साइज ऑफ इमेज, H1 यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशो होगा H2/H1 उसको बोलेंगे M यानी लेटरल मैग्नीफिकेशन। और इसी का वैल्यू -V/U के बराबर रख सकते हैं। V और U वही वाले हैं, ठीक है, जो हम पीछे यूज़ करते हैं, वही वाले VU विद साइन, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ M H1 H2 V एंड U मस्ट बी पुट विद साइन, तो हमें साइन के साथ डालनी है, ठीक है। एंड ऑल द सिंबल्स हैव स्टैंडर्ड मीनिंग, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा रहता है ना यहाँ पे, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर नोट्स या फिर ध्यान देने की बातें होती हैं, तो उनको आप हमेशा रेफ़र करें, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे डालता हूँ, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट होता है क्वेश्चन के अंदर, वो डाल दिया, कोई ऐसी बात जो ध्यान रखने लायक है, वो सारी बातें मैं यहाँ, या फिर कोई कॉमन मिस्टेक हम करते हैं तो उस कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि कॉमन मिस्टेक यही है कि विदाउट साइन वैल्यू डाल दिया, तो इसलिए मैंने हर जगह ये लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंट नोट बना के, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं वो अपने एक दो क्वेश्चन में देख लेते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर अपने को H1 पता है और M पता है तो H2 निकाल सकते हैं, यानी अगर अपने को UV और H1 पता है तो भी H2 निकाल सकते हैं, यानी हमें H2/H1 बराबर -V/U, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने को इस फॉर्मूला में कोई भी 3 पता है, चौथा नहीं पता, तो अपने निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट -30,2 इन फ्रंट ऑफ इन अ कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर में उसकी इमेज बतानी है ऑफ फोकल लेंथ 15, ठीक है, और -13,2 पॉइंट पे रखा हुआ है। तो मान लिया मैंने सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अच्छा, अब क्या बोला है कि -30,2। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ऑब्जेक्ट जो रखा है, ये मान लिया x डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है 0 0, और मान लिया इधर ये वाला पॉइंट -30,0 है, ठीक है, 30 यूनिट पीछे को गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये मान लिया -30,0 है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -30,2 पे, यानी ऑब्जेक्ट इससे 2 यूनिट ऊपर, मान लिया यहाँ पे इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है -30,2 पे, यहाँ से 2 यूनिट ऊपर। तो ये जो पॉइंट आया, पॉइंट A, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी इमेज बतानी है बेटा, तो इमेज बताने के लिए हम वही करते हैं, इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लो, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी हम क्या करते थे, सबसे टॉप वाले पॉइंट का इमेज बनाते थे। तो यहाँ पे भी A पॉइंट का इमेज बनाओ, तो दोनों रेज A से चलाएंगे। या तो अपने वैसे करें या फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें। तो फॉर्मूला लगा के सबसे पहले तो इसका इमेज का, ठीक है, A का जो इमेज बनेगा उसका x कोऑर्डिनेट निकालें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, यानी u क्या होगा, A का x कोऑर्डिनेट यानी -30, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हमें v निकालना है, v हमें पता नहीं, यानी ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट पता है, इमेज का x कोऑर्डिनेट पता करना है। फोकल लेंथ f आपको 15 दिया है, तो कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है, तो -15 यूज़ करेंगे, ठीक है। v निकालना है, फटाफट फॉर्मूला यूज़ किया, UF/U-F, u का वैल्यू डाला -30, f का वैल्यू डाला -15, फटाफट से वैल्यू डालने हैं, -30 माइनस माइनस मिलके, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है आपको, फटाफट प्लस कर दिया मैंने, ऊपर बना 115 × 30 और नीचे बना
माइनस का 15, मैंने काट मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि कट जाएगा, ये 15 से 15 गया तो आंसर आया -30, तो v का वैल्यू -30 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये वाली बात भी ऑब्जर्व करने की थी, v का वैल्यू आया -30, तो v का वैल्यू अगर -30 आ गया तो आप क्या करोगे, अब आप इस फॉर्मूला से H2/H1 बराबर -v/u, ये फॉर्मूला से, क्योंकि आपको v पता चल गया, u पता चल गया, यहाँ पे H1 आपको पता है बेटा, H1 कितना यूज़ करेंगे आप, इसकी हाइट की तरह ट्रीट कर लो इसको, आप 2 यूनिट H1 की जगह डाल दो तो आपको H2 मिल जाएगा। तो H2 का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ -30 डाला, और u का वैल्यू b -30 ये भी डाला, अपॉन ये भी H1 है, तो -30 से -30 गया, तो H2 बराबर -H1 आ गया, और H1 का वैल्यू है आपको दिया हुआ है 2 यूनिट, तो ये आ गया -2, तो -2 का मतलब H2 बराबर -2, तो -2 का मतलब क्या हुआ कि नीचे की तरफ बनेगी इमेज। अभी मैंने बताया था कि H1 H2 में से किसी का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा तो वो नीचे होगा, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर होगा, तो इसका मतलब इमेज नीचे की तरफ बना। तो इमेज कहाँ बना, इस ए के जस्ट पीछे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो -30 आया जो ये v का वैल्यू आया, और y कोऑर्डिनेट यानी ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट भी 2 ही आई, तो -2 लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि नीचे की तरफ आया, इस तरीके से। या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हो कि u जो होता है वो ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट होता है, v जो होता है वो ऑब्जेक्ट का इमेज का x कोऑर्डिनेट होता है, H1 जो होता है वो ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट होता है, H2 जो होता है वो इमेज का y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आपको इमेज पता चल गई। ठीक है, तो इस ए के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, सेम साइज़ की, मतलब फिर से साइड में अगर फिगर बनाऊँ दोबारा से क्लियर दिखाने के लिए, तो अगर ये ए है तो उसका जस्ट सेम साइज़ का इमेज बना, तो कोई बोले उसका मैग्नीफिकेशन कितना था, तो मेरा आंसर क्या होगा, उसका मैग्नीफिकेशन था 1 यूनिट। यहाँ से आपको दिख रहा है m का वैल्यू -1 आया। मैग्नीफिकेशन को कोई पूछता तो हम बोलते हैं -1। ये मैग्नीफिकेशन में माइनस साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो मैं क्या बोला यहाँ पे, अब एक और इम्पोर्टेंट नोट रखने की बात है यहाँ पे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और यदि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो फिर कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट यानी सीधा इमेज बनेगा। तो इस बात को नोट की तरह लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, नोट नंबर 1, इफ मैग्नीफिकेशन भी कौन सा, लेटरल वाला मैग्नीफिकेशन, यानी लेटरल मैग्नीफिकेशन का ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो उसी की बात कर रहे हैं, यानी m, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ spherical mirror is negative, then it means that the image formed will be inverted। ठीक है, नोट नंबर 2, इफ मैग्नीफिकेशन कौन सा, लेटरल वाला यानी m, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ spherical mirror is positive, then it means that
the image formed will be erect मतलब सीधी, inverted मतलब उल्टी पुल्टी, ठीक है, उल्टी इमेज बनेगी फिर। मतलब अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज ऐसी सी बन जाएगी, बड़ी छोटी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी ही बन जाएगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो सीधी बन गई, इसको बोलते हैं इरेक्ट, दिस इज इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी बन गई तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ऐसे उल्टी। आई होप आपको बात समझ आ गई। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आप फॉर्मूला में डाल के निकालो। अगर आपको सीधा सीधा नहीं पता चल रहा तो फॉर्मूला में डालो, वैल्यू निकालो और वहाँ से पता चल जाएगा कि इमेज जो है किस तरह की बनेगी, ठीक है, इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। एक तो चीज़ यहाँ से पता चल गई। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ऑब्जर्वेशन से किया जा सकता था, वो मेथड नंबर 2 ऑब्जर्वेशन मेथड, वो भी आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, ये स्पीड मेथड है बेटा, ऑब्जर्वेशन मेथड फास्ट या फिर स्पीड मेथड बोल सकते हो इसको। देखते ही आंसर कर सकते हो बेटा इस तरह के मेथड से। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड ये था कि आप देखें ज़रा, कॉनकेव मिरर बना दिया और f का वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होती है, -15 बना दिया। और ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है कहाँ पे, -30,2 पे। तो आप देखें ज़रा ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, -30,0 पे है। और फोकल लेंथ f कहाँ पे है, -15,0 पे है। f वाला पॉइंट कहाँ पे है, फोकस -15,0 पे है, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट c है। तो अगर c है तो अगर c पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज हमेशा c पे ही बनती है। ये वाली बात आगे चल के आपको बताई जाएगी, थोड़ा आगे चल के। अभी के लिए ये वाली बात मैं बता रहा हूँ तो आप याद रखें, ठीक है। क्योंकि हमने ये वाली बात सीखी थी कि अगर कोई भी रे सी से निकलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो वापस उसी पॉइंट पे आती है। तो इसका मतलब है कि सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज हमेशा सी पे ही बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें v तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। u का वैल्यू आपको -30 दिया था तो v का वैल्यू तो आप सीधा सीधा -30 ही लिख सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के। क्योंकि क्या बोला मैंने, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो उसकी इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी। तो 3 बातें याद रखनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। यानी अगर u का वैल्यू -30 है तो v का वैल्यू अपने आप -30 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। और एक पीछे क्वेश्चन आया था ए बी ऑब्जेक्ट वाला, है ना, उसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ बतानी थी तो हमने वहाँ पे भी ये ऑब्जर्वेशन से बोला था कि अगर बी वाला जो एंड है वो अगर फोकस पे रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बी का इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो वहाँ पे भी हमने बाई ऑब्जर्वेशन सीधा सीधा बता दिया था। तो इस आधार पे हमें v का वैल्यू फटाफट मिल गया। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाया फटाफट, h2/h1 बराबर -v/u। तो यहाँ से सीधा सीधा ये दोनों तो -30 कट जाएंगे तो ये -1 आ गया। तो यहाँ से h2/h1 का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से h2 का वैल्यू आ गया -h1 और h1 का वैल्यू आपको यहाँ पे ये वाला वैल्यू h1 होता है क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो h1 का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 2। तो h1 का वैल्यू 2 डाला तो h2 का वैल्यू आ गया -2, इस तरीके से। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो ये शॉर्टकट मेथड है, स्पीड मेथड, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज़ 1.2 मीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर आपको बता रखा है कॉन्वेक्स। वैसे आपको हर बार फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब मैं फिगर भी नहीं बना रहा, बिना फिगर के फटाफट कैलकुलेट कैसे करते हैं देखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो आर का वैल्यू हो गया, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव आएगा, बताया गया था। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ फटाफट। फिर क्या बोला, हाउ फार फ्रॉम द मिरर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है h1 बराबर 1.2 दे दिया। ठीक है, बिटवीन इट्स वर्चुअल इमेज, इमेज यानी v का वैल्यू पक्का नेगेटिव है, द मिरर इज 0.35 मीटर। तो क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स वर्चुअल इमेज एंड द मिरर। अच्छा, तो वर्चुअल इमेज बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब फिगर में वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ कि v का वैल्यू पक्का नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो v का वैल्यू पक्का नेगेटिव लेना है अपने को, तो -0.35 ले लिया हमने। ठीक है, सॉरी गलत बोला मैंने, वर्चुअल में पॉजिटिव आएगा। देखो मिरर में ही समझाता हूँ, फिगर में ही समझाता हूँ। फिगर देखें ज़रा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इधर गई इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इमेज अगर वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल इमेज का मतलब हुआ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि ये कितना है 0.35 मीटर, यानी 0.35 आएगा प्लस का, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 सेंटीमीटर आ गया। तो ये v का वैल्यू है, पॉजिटिव आएगा v का वैल्यू पक्का। फिर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है अपने को, क्या क्या पता है, f पता है, h पता है, v पता है। तो बेटा h और v से पहले तो u निकाल लो। ठीक है, अगर h2 निकालना है तो h2 निकालने के लिए आपको पहले u और v पता होने चाहिए, और v कैसे आएगा, u कैसे आएगा, वो vf अपॉन v माइनस एफ वाले फॉर्मूला से आएगा। तो फटाफट वैल्यू डाला 35 इंटू 60 अपॉन 35 माइनस 60, तो ये बचा 35 इंटू 60 अपॉन नीचे बचेगा -25, तो 5 से काटा 7। ठीक है, फिर 5 से काटा 12, तो ये आ गया माइनस का 84 सेंटीमीटर। ये u का वैल्यू आ गया आपके पास, फटाफट कैलकुलेट किया तो। अब u का वैल्यू आ गया तो आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज होती है h2, फॉर्मूला लगाया h2 अपॉन h1 बराबर -v अपॉन u, तो वैल्यू डाल दिया। h2 अपॉन h1 का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर, माइनस v का वैल्यू आपको दे रखा है 35, u का वैल्यू आपको दे रखा है 84। ठीक है, 84, तो यहाँ से h2 का वैल्यू आएगा, ये 7 से कट रहा है देखना, 7 5 जा 12 7 जा, तो ये आया अपने पास h2 बराबर कितना आया -5 इंटू 120 अपॉन 12, तो ये कितना बचा -50 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ दी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है अप्लाई फॉर्मूला फॉर पैरेक्सियल रेज, तो हम पहले ही पैरेक्सियल रे वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में बस एक ही ट्विस्ट था कि v का वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव, तो वो अपने को अगर रियल इमेज बोला है तो पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, सॉरी वर्चुअल इमेज बोला है तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर इमेज रियल बोला होता तो नेगेटिव ले लेते हैं।